Hello everyone, myself Jitendra Kumaut and welcome to our official YouTube channel Testopedia online classes. Friends, जो आर्मी सेगमेंट और एसएससी जीडी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम एमसीक्यूज के थ्रू विथ पेपर्स के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। पूरे वीडियो को देखना है, ढंग से देखना है और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल बारीकी से समझ जाना है, ठीक है ना, ताकि जबकि जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए हम सीधे एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो आपके सामने देखो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक संख्या में 22.5% की वृद्धि कर देने पर वह 98 यानी कि 98 हो जाती है। आपको बताना है कि वो संख्या कौन सी है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और फिर उसके बाद में डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको एक्स और वाई या फिर ऐसी कोई वैल्यूज जो आपको पजल करे या कैलकुलेशन को लंबा कर दे, इस प्रकार की वैल्यूज हमें पुट नहीं करनी है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी के सभी यहाँ पे गौर कीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो सबसे पहले अपने को फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 22 से ही 1/2%। अच्छा दोस्तों, जब हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, जब हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे, तो 22 से ही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं। देखो जनरली आप ऐसा सोचिए कि 22 से ही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं। तो 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 में एक जोड़ देंगे 45, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 45/2%। लेकिन जब भी हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे ना दोस्तों, जब भी हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो नीचे 100 से क्या होने वाला है, डिवाइड भी होने वाला है। तो जब 100 से डिवाइड करके हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो अपने पास इसकी जो सिंपल फ्रैक्शन आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 9/40 निकल के आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद में गौर कीजिएगा, 22.5% की वृद्धि हो रही है। मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में पहले वो संख्या कौन सी थी, 40 थी। पहले वो संख्या क्यों थी, 40 थी अपने पास, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पहले संख्या थी वो 40 थी। अब इसमें कितना ऐड कर दिया गया दोस्तों, 9 ऐड कर दिया गया। तो 40 में 9 ऐड कर देंगे तो अब वो संख्या क्या बन जाएगी अपने पास, 49 बन जाएगी। यानी कि प्रेजेंट में वर्तमान के अंदर जो संख्या है वो कितनी है अपने पास, 49 है। यानी कि अब जो संख्या है वो अपने पास वो कितनी है, 49 है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं ना दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वह संख्या क्या बन जाती है, 98 बन जाती है। भाई हमने पहले संख्या 40 थी, 40 में हमने 9 जोड़ा तो संख्या क्या बन रही थी, 49 बन रही थी। लेकिन अगर एक्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो संख्या है वो 49 नहीं बन रही है। कितनी बन रही है दोस्तों, 49 ना बन के कितनी बन रही है, 98 बन रही है। मतलब 49 से कितनी बन गई, 98 बन गई। मतलब कितना गुना बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई। अब यहां से दोस्तों हमें क्या करना है, यहां से आपको कैलकुलेट करना है क्या, कि वो संख्या वास्तव में थी कितनी। तो दोस्तों पहले हमने संख्या क्या मानी थी, 40। तो 40 को भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 गुना कर देंगे। तो 40 का 2 गुना कितना होता है, 80। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संख्या पहले क्या थी, 80 थी, जिसमें आपने 22.5% की वृद्धि कर दी तो वो संख्या क्या बन जाती है, 98 बन जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए, अगर आप बाई फ्रैक्शन किसी क्वेश्चन को करते हो तो आपको टाइम भी कम लगता है और उसको आप समझने में भी आपके लिए काफी इजी रहता है। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो दोस्तों क्या बनेगा, 80। ठीक है ना। तो चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है ना। एक कोई आर्टिकल है, इसको 15% प्रॉफिट के ऊपर सेल किया जाता है। यदि इसे 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, यदि इसे 27 रुपीज अधिक के अंदर बेचा जाता तो 20% का क्या होता, प्रॉफिट हो जाता। आपको बताना है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, मतलब कुल मिला के इस वस्तु का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है हम मान लेते हैं कि 100 रुपए है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या किया जा रहा है कि वस्तु को 15% लाभ पे बेचा गया है। भाई 100 रुपए में खरीदा और 15% लाभ पे बेच दिया गया, मतलब वो वस्तु कितने में बेची गई दोस्तों। अगर मैं 15% यहाँ पे लाभ कैलकुलेट कर दूं तो 100 पे 15% लाभ मतलब 15 रुपए लाभ के अंदर 100 में 15 जोड़ देंगे तो वो वस्तु कितने में बेची जाएगी, 115 रुपए के अंदर। बात समझ में आ रही है। यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल के आया पहला, वो कितना निकल के आया दोस्तों, 115 रुपए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि उसे 27 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। अच्छा दोस्तों,
एक काम करते हैं हम कि यदि हमने वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी होती और हमें 20% के लाभ होता तो वो वस्तु कितने में बेची जाती। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 100 में यदि हम 20% प्रॉफिट और जोड़ देते हैं, मतलब 20 रुपए और जोड़ देते हैं, तो मुझे बताएं वो वस्तु कितने में बेची जाएगी भाई। 120 रुपए के अंदर बेची जाएगी। तो अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है दोस्तों कि पहले वस्तु कितने में बेची जा रही थी, 115 में। अब वस्तु कितने में बेची जा रही है, 120 रुपए के अंदर। तो मुझे ये बताओ कि वस्तु कितने रुपए अधिक में बेची जा रही है। तो यहां से 115 से 120 पर आ गए हम, तो वो वस्तु कितने में बेची गई दोस्तों, एक्स्ट्रा 5 रुपए के अंदर बेची गई। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 रुपए ज्यादा में नहीं बेची गई है, वो वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, 27 रुपए के अंदर। तो ये 5 किसके बराबर हुआ दोस्तों, 27 के बराबर हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि ये कितना गुना पे बैठा हुआ है दोस्तों, तो 27 के अंदर 5 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.4। 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था दोस्तों, 100। तो 100 को भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, 5.4 से गुणा कर देंगे। तो 5.4 को 100 से गुणा कर देंगे तो अपना जो रिजल्ट बन के आएगा वो कितना आएगा, 540 रुपए। यानी कि जो आर्टिकल था, जो वस्तु था, उसका क्रय मूल्य कितना था, 540 रुपए था। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। आप इसको बाई फ्रैक्शन भी कर सकते थे और 100 मान के हमने कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। भाई आपको चीज समझनी क्या है कि 100 में अगर हम 15% प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 115 हो जाएगा, और 100 में यदि हम 20% प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। मतलब वो आदमी पहले 115 रुपए ले रहा था, अब 120 रुपए ले रहा था, 5 रुपए ज्यादा के अंदर। तो 5 बराबर 27, मतलब 5.4 टाइम हो गया। तो आपको पूरा 100% निकालना है, जो कितना हो जाएगा, 540 के बराबर। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 3 वर्षों के बाद 2500 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज को 20% वार्षिक साधारण चक्रवर्ती ब्याज किया जाता है। बात समझ में आ गई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। समय आपको 3 साल दिया गया है, मूलधन आपको 2500 रुपए दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी गई है 20%। और आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो 2500 रुपए हैं, ये आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद के अंदर कितने रुपए हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको कुल मिला के आपको मिश्रधन फाउंड करना है। ठीक है ना, आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो दोस्तों अगर हम सिंपल बात करते हैं तो 3 साल, 3 साल के लिए मैंने आपको एक रेशियो बताया कि 3:3:3 ये हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें क्या निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो। ठीक है ना। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2500 रुपए। 2500 रुपए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर दोस्तों हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 20% है। तो 2500 का सबसे पहले हम 20% कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 2500 का 1/5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे फिर से हम बात करते हैं सेकंड ईयर के लिए, तो फिर से हम इसका 20% कैलकुलेट करेंगे। 20% का मतलब 1/5। 500 का 1/5 कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। अच्छा, फिर इसके बाद में हम थर्ड ईयर की बात करेंगे तो आपको पास कितना लगेगा, 20% लगेगा। और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अब यहाँ तक जब आपने कर लिया तो बस आगे सिंपल कैलकुलेशन है कि इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 500 को 300 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1500। 100 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300। और अगर 20 को 1 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 20। और दोस्तों इन सभी को आपको जोड़ देना है, इन सभी को जोड़ देंगे तो 1500 और 300 कितने हो गए, 1800। 1800 में 20 जोड़ देंगे तो 1820। ये जो 1820 आपके पास आया है ना दोस्तों, ये जो 1820 रुपए आए हैं, ये क्या आया है आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज आया है। बात समझ में आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज आया है कितने साल का, 3 साल का। हमें पूछा गया है कि वो राशि कितने रुपए हो जाएगी। ठीक है ना, वो राशि कितने रुपए हो जाएगी यदि 3 वर्षों के बाद 2500 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब 2500 से ज्यादा। आपको क्या कर देना है, कुल मिला के मिश्र धन निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं मिश्र धन की, तो मिश्र धन किसके बराबर होता है दोस्तों, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज के। मूलधन प्लस ब्याज की क्या होता है, मिश्र धन होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अमाउंट होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो यहां से दोस्तों जब हम मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन कितना है अपने पास, 2500 रुपए, प्लस
अपने पास इंटरेस्ट कितना निकल के आया 1820 रुपए। अच्छा, अब इन सभी को हम जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना बनेगा अपने पास 20 सीधा सीधा आ जाएगा। 8 और 5 13 बच गया, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4320 रुपए। यानी कि हम कहें कि जो 2500 रुपए की राशि है वो 3 साल के बाद में कितने रुपए हो जाएगी दोस्तों, 4320 रुपए हो जाएगी, यदि हम 20% की दर से ब्याज को क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज पर हम किसी चीज को लें। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 4320। अगर क्वेश्चन में खाली आपको पूछा होता, क्या खाली आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता, तो हमारा आंसर क्या बन जाता 1820, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन को जब हम गौर से पढ़ेंगे तो वहां पे देगा 2500 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब 2500 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 4320 रुपए, जो किसी भी ऑप्शन में आपको गिवन नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। ये जो सेगमेंट है ये केवल 3 साल के लिए वैलिड है, ओनली फॉर 3 इयर्स, ओनली फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए आप ये रेशियो यूज कर सकते हो दोस्तों, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जनरली जो आप फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है ना। लेकिन हमें कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। साइन 50 डिग्री, साइन आपके पास दिया हुआ है 50 डिग्री बटा नीचे आपको दिया हुआ है साइन 130 डिग्री। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 4 प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है कितना 270 डिग्री। इसको आप 360 डिग्री भी कह सकते हो, ठीक है ना, 0 डिग्री या 360 डिग्री भी कह सकते हो आप। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, हमेशा जो वैल्यू चेंज होती है ना, हमेशा जो वैल्यू चेंज होती है वो केवल इस 90 डिग्री और इस 270 डिग्री, यानी कि इसी रेंज के अंदर हमेशा चेंजेस होंगे। अगर कोई वैल्यू 180 और 360 पे आती है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास चौथा क्वाड्रेंट है, यानी कि कुल मिला के आपके पास 4 चतुर्थांश है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारे की सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि हम इसको याद रख सकते हैं ए, यहाँ पे रख सकते हैं एस, यहाँ पे रख सकते हैं टी, और यहाँ पे रख सकते हैं हम टी, ठीक है ना, सी रख सकते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या होता है, जो साइन और कोसेक होता है, बस ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। टी का अगर हम बात करें तो टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी और सारी की सारी वैल्यूज क्या रहेंगी दोस्तों, नेगेटिव रहेंगी। अगर मैं बात करता हूं चौथे क्वाड्रेंट की, चौथे चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये दोनों चीजें पॉजिटिव रहेंगी, बाकी और सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो आपको पता ये रखना है कि चेंजेस, परिवर्तन हमेशा इसी एंगल पे होगा, इसी लाइन पे होगा, कभी भी इस लाइन पे परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हम अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो एक काफी लंबी प्रक्रिया है, ये जब हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे तो वहां पे हम आपको सिखाएंगे कि वास्तव में किस किस प्रकार से चेंजेस होंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आप किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर लीजिए, या तो 50 को चेंज कर लीजिए, 130 को, किसी भी एक वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं 50 को चेंज कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं, ये बात क्लियर है। अगर भाई 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30, 180 में से 30 घटाएंगे, बताओ 50 ही आएगा, और नीचे वाली वैल्यूज हम ऐसे कैसे लगते हैं, साइन 130 डिग्री, ठीक है ना। क्या रखते हैं हम, साइन 130 डिग्री रखते हैं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, हमने कहा 180 माइनस, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी चेंज नहीं होगा, साइन है वो साइन के अंदर ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, लेकिन साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो साइन 180 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, और उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, 130 डिग्री, ये पॉजिटिव रहेंगे, और नीचे आपको क्या दिया हुआ है, साइन 130 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 130 डिग्री और 130 डिग्री दोनों सेम है, तो यहां से कट के आपके पास जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारा रिजल्ट है वो कितना बना दोस्तों, 1 बन गया, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कुछ वैल्यूज दी गई है, 2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसका क्या निकालना है, आपको महत्तम समापवर्त्य निकालना है। दोस्तों गौर कीजिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इसका आपको
HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। इसका यदि हमें मैसे पे निकालना है तो मैसे पे क्या होता है, एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों चीजों को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वही उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं 4 और 8, 4 और 8 एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर देखो जो इन दोनों को काट दे, तो ऐसे बड़े से बड़ा नंबर मेरे को क्या दिख रहा है, 4। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। यही इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, HCF कहलाएगा। मतलब हमने किया क्या, जब भी पावर के अंदर वैल्यूज आती है तो पावर में आपको पहले तो चेक करना है कॉमन। देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 कॉमन आ रहा है। बात समझ में आ गई, 2 कॉमन आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने किया क्या, 2 की पावर 2, मतलब छोटी पावर यहाँ पे ली, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 की छोटी पावर कौन सी है दोस्तों, 3। तो 2 की पावर 3 यहाँ पे हमने ले लिया। इसके अलावा और देखिए कौन सी चीजें कॉमन आ रही है, क्या 7 इसमें है, क्या इसमें नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। 3 इसमें है, क्या इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हम नहीं लेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट बना दोस्तों वो क्या बना, 2 की पावर 3। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी HCF की बात आए, एक तो सभी में कॉमन होना चाहिए, प्लस पावर सबसे छोटी होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसी में यदि आपसे एलसीएम पूछा होता तो हम क्या करते, तो एलसीएम में आपको क्या लेना है, सब कुछ लेना है, लेकिन पावर क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी लेनी है। बात समझ में आ गई, पावर क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी लेनी है। आई होप दैट आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास थर्ड और इंडाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, घातांक और करनी से रिलेटेड। चलो करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि 11, 11 की पावर कितनी दी हुई है, 4, और उसकी पावर कितनी दी हुई है, 2। फिर उसके बाद में इंटू 1 बटा, इसको लिख सकते हैं हम 1331 की पावर कितनी है दोस्तों, 2, और उसके बाद में इंटू 11, और उसके बाद में प्लस कितना दिया हुआ है आपके पास, 21। कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। इसका हमें टोटल निकालना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज गौर कीजिएगा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मैं गुणा लगा सकता हूं, क्या बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि a की पावर m और उसकी पावर यदि n है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको a की पावर m गुणा n, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, बटा 1 बटा, अच्छा 1331 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी है दोस्तों, 2, इंटू 11 प्लस कितना हो जाएगा, 21। अच्छा दोस्तों गौर कीजिएगा, ये कितनी हो जाएगी, पावर 3 दूनी 6, यानी कि 11 की पावर में इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 11 की पावर 8 इंटू 1 बटा 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, इंटू 11 प्लस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब चीजें दोस्तों गौर कीजिएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि 1 बटा 1 की पावर m, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जब फ्रैक्शन से जब ऊपर जाएगा राउंड फिगर के अंदर, तो यहाँ पे सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके आगे के डिस्कशन की, तो ये क्या हो जाएगा, 11 की पावर 8 इंटू, यहाँ पे देखो 1/11 की पावर 6, ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, मतलब 11 की पावर -6, फिर इंटू 11 और उसके बाद में कितना है, प्लस का 21 है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, मतलब 11 की पावर 8, फिर उसके बाद में प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -6, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, +1, और फिर उसके बाद में +21 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 और 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 11 की पावर 3 प्लस 21 हो जाएगा। और 11 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1331। 1331 में जब आप 1 जोड़ रहे होंगे ना दोस्तों, तो कितना आएगा, 1 और 1 2, 3 और 2 5, यानी कि 1352 हो जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा 1352, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ताकि आप किसी भी प्रकार की कैलकुलेशंस में अटको नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखना है इस चीज का। इतनी लंबी प्रक्रिया हमने आपको केवल समझाने के लिए की है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये कैलकुलेशन 90% कैलकुलेशंस आपके दिमाग में होनी है। देखो 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6, ऊपर चला जाएगा
तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 11 की पावर 1 है, तो 8 और ये कितने हो जाएंगे 9, 9 में से 6 घटाए देंगे 3, 11 की पावर 3 मतलब 1331, 1331 में क्या कर देना है, बस 21 जोड़ देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी फास्ट हो जाएगी। देखो बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का करने का तरीका वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले समझिएगा इस क्वेश्चन को कि हम किस प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं। ध्यान दीजिए, a की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट a, ठीक है ना। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, बराबर किसके है 11 के, और उसके बराबर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो यहाँ पे इसके मान पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी मैंने क्यूब कर दिया और यहाँ पे भी मैंने क्यूब कर दिया, तो एक यहाँ पे क्यूब रूट a है, इसका हम क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास a, और 11 का क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 1331। ये तब आया दोस्तों जब हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब आगे की कंडीशन को थोड़ा गौर से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है a² माइनस 331a, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूं तो कॉमन क्या रहा है आपके पास a, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस यहाँ पे क्या बचा आपके पास 331, कितना बचा 331। अब ध्यान दीजिए a की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम रखते हैं 1331, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे कितना रखते हैं 1331 माइनस 331। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे की सॉल्व आउट की प्रक्रिया दोहराते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 1331 इंटू, अब ध्यान दीजिए 1331 में से 331 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों, 1000 आएगा कि नहीं बताओ। और जब 1000 को 1331 से गुणा करेंगे तो 1331 और उसके बाद में 000, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आई थिंक आपको आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में देखो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है लेकिन आंसर इसका बड़ा लाजवाब है, तो आपको प्रक्रियाएं पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 65% मत प्राप्त किए और वह 2748 मतों से बहुमत से चुनाव जीत गया। आपको बताना है डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कुल मत ऐसा हम मान लेते हैं कि कुल मत कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। कुल मत कितने रहे होंगे, 100। एक उम्मीदवार है, ये क्या करता है, कुल मतों का 65% मत प्राप्त करता है। 100 का 65% कितना होगा, 65, यानी कि पहला कैंडिडेट कितने वोट लेता है, 65 वोट लेता है। तो जब पहला कैंडिडेट 100 वोट ले लेता है तो मुझे बताओ बचे हुए कैंडिडेट, बचा हुआ जो उम्मीदवार है वो क्या लेगा, 100 से 65 कम, 100 से 65 कम कितना हो जाएगा भाई, 37 हो जाएगा कि नहीं, मुझे बताओ भाई। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 37%। और 100 का 37% कितना होता है भाई, 100 का सॉरी 35 होगा ये, ठीक है ना, 35 हो जाएगा, 37 नहीं होगा, कितना होगा आपके पास ये 35 हो जाएगा, 35%। अब ध्यान दीजिए 35% कितना होगा दोस्तों, 35 होगा। कहने का मतलब है कि पहला उम्मीदवार है जीतने वाला, वो कितना लेता है 65%, और दूसरा कितना लेता है 35%। तो मुझे बताओ पहला वाला उम्मीदवार है जो जीतने वाला है वो यहाँ पे कितने वोटों से जीत रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 30 वोटों से वो क्या कर रहा है, जीत हासिल कर रहा है। भाई 65 में से 35 घटा देंगे तो 30 बचेगा, लेकिन वास्तव में वो जीत कितने वोटों से रहा है, 2748 वोटों से जीत पा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि ये कितना गुना है दोस्तों, तो 30 का जब आप 2748 में भाग देंगे तो 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 3 छिके 18, यानी कि 91.6 वोटों से 30 की वैल्यू 2748 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा, 91.6 के बराबर होगा। जब आप 91.6 को 30 से गुणा कर रहे होंगे तो 2748 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए डाले गए कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमने कितने माने थे 100, तो 100 को दोस्तों जब हम गुणा कर देंगे किससे, 91.6 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9160, यानी कि उस चुनाव में डाले गए जो टोटल मत थे दोस्तों, वो टोटल मत कितने थे 9160। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को आप थोड़ा फास्ट और थोड़ा इजी तरीके से कर पाओ। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु कितनी साल बढ़ जाती है दोस्तों, 1 साल बढ़ जाती है। आपको बताना है कि कैप्टन की एज कितनी है। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज ये बताएं आप
कि जो ये 1 साल बड़ी है वो क्यों बड़ी है? कप्तान के आने से तो पहले उम्मीदवार कितने थे? 12। पहले उम्मीदवार कितने थे? 12 प्लस 1 कैप्टन को हमने शामिल कर लिया, तो कैंडिडेट कितने हो गए हमारे पास? 12 और 1 13 कैंडिडेट हो गए। और हमारे पास जो एवरेज बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? +1 बढ़ा है दोस्तों। तो अगर मैं ये +1 जो बढ़ा है वो हर एक 13 कैंडिडेटों के अंदर बढ़ा दूं तो टोटल कितना बढ़ जाएगा अपने पास? ठीक है, ये जो हमारे पास जो +1 बढ़ा है एवरेज, यदि मैं इन 13 लोगों में बराबर बराबर बढ़ा दूं दोस्तों, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? टोटल कितना बढ़ जाएगा भाई? टोटल बढ़ जाएगा अपने पास 13 बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? टोटल कितना बढ़ जाएगा? 13 बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो कैप्टन की एज है वो कहीं ना कहीं पे जो पहले जो एज थी खिलाड़ियों की उससे कितने ज्यादा है? 13 ज्यादा है। तो 25 में 13 जोड़ देंगे तो कैप्टन की एज कितनी आ जाएगी दोस्तों? 38 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 38 वर्ष। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको एक्स मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन को आप देखते ही सोल्व कर सकते हो। भाई कैप्टन आ गया, इसका मतलब कैंडिडेट कितने हो गए अपने पास? 13। अगर एक एक साल बढ़ रही है तो यदि इन 13 लोगों में हम एक एक साल बढ़ा दें तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 13 साल बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो भी कैप्टन नया आया है उसका एवरेज या फिर जो उसका एज है वो कहीं ना कहीं पे 13 साल ज्यादा है। किससे? जो पहले एवरेज था 25 से कितना ज्यादा? 13 ज्यादा। मतलब कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक रेशो का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि a/3 ये बराबर है b/4 ये बराबर है c/7 के। किसके बराबर है? c/7 के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम रेशो की बात करेंगे ना, इस प्रकार का कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है तो a की वैल्यू क्या कही जाएगी? 3, b की वैल्यू क्या कही जाएगी? 4 और c की वैल्यू 7। यानी कि ए बी सी इन सभी की वैल्यूज आपको बिल्कुल नीचे रखी हुई दिख जाएंगी। ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान निकालना है। a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? 7 और भाग देना है किससे? c का मान 7 से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 3 7 और 7 कितने होते हैं? 14। 14 में जब हम 7 का भाग दे रहे होंगे दोस्तों तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा होगा? 2। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बन गया अपने पास? 2 आंसर बन गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन की ओर। कमल गुलाब से दुगनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो बताओ कमल अकेला उसे कितने समय में कंप्लीट करेगा? ठीक है ना दोस्तों? चलो इस क्वेश्चन के ऊपर हम प्रहार करते हैं। ठीक है ना? आपके पास दो कैंडिडेट हैं, एक है आपके पास कमल और एक है गुलाब। दो कैंडिडेट आपके पास हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो कमल गुलाब से दुगनी तेजी से काम करता है। दुगनी तेजी से मतलब कि गुलाब यदि 1 यूनिट काम करता है तो कमल उतने समय में कितना यूनिट काम कर लेगा? 2 यूनिट काम कर लेगा। ये दुगना तेजी से काम करता है, मतलब ये क्या है? इनकी क्षमता है, एफिशिएंसी जिसको हम कह सकते हैं, क्षमता हो गई दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दिन में 1 यूनिट ये काम करता है, 1 यूनिट एक दिन में 1 यूनिट ये कमल काम करता है। अब ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी को यदि हम गुणा कर देते हैं किससे? दिनों से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। और वर्क दोनों क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पे दोनों कितने? 2 और 3 यूनिट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यदि मैं कहूं कि 3 यूनिट के हिसाब से दोनों 12 दिन में काम करते हैं तो मुझे बताओ, इसने पूछा है कमल, कमल की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 की एफिशिएंसी से ये कमल है वो काम कितने दिन में करेगा? कितने दिनों के अंदर करेगा? तो देखो 2 एकम 2, 2 छिके 12, यानी कि जो हमारे पास दिन निकल के आए, नंबर ऑफ डेज, ये कितने निकल के आ गए? 18 दिन। यानी कि यदि कमल अकेला काम करेगा तो उसे कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों? 18 दिन में। अच्छा, क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि गुलाब कितने दिन में करेगा तो हम क्या करते? यहाँ पे 3 इंटू 12, ये तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर देते? 1 इंटू डी कर देते। तो एक 12 इंटू कितना हो जाएगा? 3 बार तो या 36 दिन में। तो गुलाब तो उसे कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। जबकि कमल की बात करेंगे तो कमल कितने दिन में कर रहा होगा? उसे 18 दिन के अंदर। तो ये हमारे दोनों प्रकार के आंसर हो गए।
अच्छा, आप ध्यान दीजिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले दोस्तों आपको काम क्या करना है? सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है ना? तो आपने ट्रिपलेट पढ़े हैं, ट्रिपलेट पढ़े हैं, ट्रिपलेट के अंदर देखो 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 का एक कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है ना? यानी कि ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, और अगर मैं बात करूं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो यदि दो संख्याओं के किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, तो इसका मतलब वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिए, 125 और 144 कितना होता है, 169। यानी कि ये और ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि जो ट्रिपलेट बनाएंगे वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों, तो एक समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज का यहाँ पे देखो कर्ण कितना है, 12, बेस कितना है, 12, और आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, 5। और हमसे क्या पूछा गया है, इस आकृति का, इस फिगर का हमें क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो मुझे बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। किसके बराबर, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई के बराबर होता है, ठीक है ना? यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 12, इंटू हाइट कितनी है 5। तो 2 से ये कटा 6 बार, और 6 को 5 से गुणा कर रहे होंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30। यानी कि 30 वर्ग सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? आप इसको हीरो के सूत्र या हेराल्ड के सूत्र से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना? और इस प्रकार से भी अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करके भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, कमरे के अंदर अधिकतम छड़ की लंबाई की अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे अधिकतम लंबाई वाला फिगर कौन सा होगा, तो उस पर गौर कीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं एक, जिसको हम कहते हैं, एक रूम बना लेता हूँ, ये हमने रूम बना दिया, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा गौर से इसके ऊपर, हमने क्या बनानी है, एक छड़ रखनी है इसके अंदर। तो छड़ हम कैसे रखेंगे, छड़ हम लंबी से लंबी हमें छड़ रखना है, तो कुछ इस टाइप की छड़ रखी जाएगी। बात समझ में आ गई? और ये क्या कहलाता है, इसका विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका विकर्ण कहलाता है। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण हमें निकालना है। घनाभ का क्या निकालना है, हमें विकर्ण निकालना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम विकर्ण की बात करते हैं या अधिकतम छड़ की लंबाई बात करते हैं, तो आपको पता है कि घन में क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। तो इसका हम स्क्वायर करके क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो मुझे बताओ लंबाई कितनी है, 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 10 मीटर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। ये क्या होगी, अधिकतम छड़ की लंबाई होगी। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, 100 प्लस 100 प्लस 25, मुझे बताओ टोटल कितना हुआ, ठीक है ना? तो टोटल कितना हुआ, 100 और 100 200, 200 में 25 जोड़ देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 225। अब मुझे बताओ 225 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 15। कितना होता है, 15 मीटर। तो आपको पता है कि उस कमरे के अंदर रखी जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई कितनी होगी, 15 मीटर होगी। ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना? कुल मिला के आपको यहाँ पे फॉर्मूलेज हल्के फुल्के याद होना बहुत ही कंपलसरी है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक्स वाई एक जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करें, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करें तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लें, ताकि आपके पास कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल की बात करता हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं एक सर्किल की बात करता हूं, तो ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर दी हुई है, और एक्स वाई एक जीवा है जो केंद्र से, हम मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से 12 मीटर की दूरी पर, इस सेंटर से 12 मीटर की दूरी पर, यानी कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। जीवा है, ये इसकी जीवा हो गई, कौन सी, एक्स वाई हो गई।
यहाँ तक बात समझ पाए। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को मिला देता हूं तो ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी, जो कितनी है 13 है। कितनी है 13 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करती है, 90 डिग्री पर लंब डालती है। तो बताओ ये अगर हम इसको ओ पॉइंट दे देते हैं तो मुझे बताओ, अगर हम इसको एम नाम दे देते हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया। थोड़ा डिटेल से देख लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को वैसे तो देखते ही आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार इसका डिटेल एनालिसिस देखिए। ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमारे पास क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं कि यदि हमें यहां से लेकर के यहां के डिस्टेंस पता चल जाए x से m तक की, तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे एक्स एम, यानी कि ये आधार हो गया। आधार कैसे निकालते हैं अपन, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ओ एक्स का स्क्वायर, उसके बाद में ओ एम का स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हैं। और फिर उसका क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। तो मुझे बताओ ओ एक्स कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस ओ एम कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसका क्या कर देंगे हम, रूट कर देंगे। तो मुझे बताओ इसमें से 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो हमारे पास 25 का रूट कितना निकल के आया दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस निकल के आई वो कितनी निकल के आई अपने पास, 5 सेंटीमीटर। अच्छा दोस्तों एक चीज गौर कीजिएगा कि जो यानी कि केंद्र से डाला गया लंब, वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब सदैव उस जीवा को समद्विभाजित करता है, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर बांटता है। तो अगर मैं कहूं कि ये 5 सेंटीमीटर आपके पास आ गई, तो ये कितनी होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अच्छा दोस्तों हमें पूरा पूछा गया है, तो हमें पूरा क्या पूछा गया है, एक्स वाई कितना होगा। तो हम क्या कर देंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर मिलकर के कितना हो गया दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उस जीवा की लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल देखते ही आ जाएगा, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता कि भाई चल क्या रहा है, तो उसके लिए इसका डिटेल सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। आपके पास एक डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान कितने डिग्री होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं इस एंगल की, ये 140 डिग्री हो गया, तो मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्री बनेगा दोस्तों। तो 140 में से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो एंगल बनते हैं, ये जो एंगल बनते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है। अगर ये x है और ये y है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब यदि आपको देखो, ये एक लाइन खींच रही है, ये एक क्रॉस लाइन है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका मतलब ये जो दो एंगल बनेंगे इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 140 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 140 में से 40 घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 40 डिग्री बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में देखो, अगर हमें ये एंगल निकालना है दोस्तों, तो इनका योग टोटल 180 डिग्री होता है। आपको एक दिया हुआ है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 2x। बताओ ये अपने पास हो जाएगा। अब यहां से तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले मैं इसको उठाता हूं x प्लस दूसरा एंगल 40 डिग्री प्लस तीसरा एंगल 180 डिग्री माइनस 2x बराबर किसके होता है, 180 के बराबर होता है। अच्छा दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे बच गया x प्लस यहाँ पे देखो 40 डिग्री को हम इधर ले आते हैं, 40 डिग्री को यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ एक काम कीजिए, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 180 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो गया भाई, 210 डिग्री। ठीक है, 0 8 और 4 12 और 1 और 1 2, 220 डिग्री हो गया। माइनस 2x बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। अच्छा 2x को इधर ले आओ, 180 को इधर ले आओ, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक चीज गौर कर लीजिएगा, 8 4 12 बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो या फिर यहां से देखो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो यहीं से भी हो जाएगा। 180 डिग्री से 180 डिग्री कटा, इधर जाकर के देखो 2x को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, तो 2x किसका हो जाएगा, प्लस का, इस x को इधर ले जाएंगे माइनस का, x का, इधर क्या बचा आपके पास 40, 2x में से एक x घटा देंगे, बचा क्या x, x का मान कितना है आपके पास 40 डिग्री। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा क्वेश्चन है
उसका रिजल्ट जो कितना बन रहा है दोस्तों 40 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। उससे भी तरीके से हो जाता लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती, तो सीधा हमें पता चल रहा है कि ये माइनस इधर आएगा तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 बचेगा, 2x में से 1x घटा देंगे, बचेगा आपके पास x। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की जो 15 क्वेश्चन है वो हमने बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। अपने जो भी दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड प्लस उसका जो प्रोसेस है वो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। ताकि जो भी स्टूडेंट्स जो काफ़ी डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, वो भी हमारी इस क्लास को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकें और सरकारी नौकरी में अपना जो स्थान है उसको सुनिश्चित कर सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।